वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात करते लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश संश्लेषण का पहला भाग तो लाइट रिएक्शन था, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर हमने ये बात कर ली थी, लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर लिया था। उसके बाद में लाइट रिएक्शन के बाद में हमने डिस्कस किया था भाई प्रकाश तंत्र के बारे में। प्रकाश तंत्र के दो प्रकार बताए थे उन्होंने, फर्स्ट प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। इसके बारे में बात की थी हमने। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें कौन कौन से वर्णक भाग लेते हैं, किस प्रकार वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने का कार्य करते हैं, किस प्रकार की तरंग देने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी प्रकाश जो तंत्र है उनकी क्रियाविधि के बारे में बात की थी, यानी कि फॉस्फोरिलीकरण के बारे में बात की थी। प्रकाश तंत्र की जो क्रियाविधि है उसको हमने प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में समझा, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा समझा। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और दूसरा अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। दो प्रकार थे हमारे पास। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंदर हमने बताया था आपको कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है, उसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है। यहाँ पर क्या होता है, NADPH2 का जो निर्माण है वो नहीं होता है, ऑक्सीजन की विमुक्ति नहीं होती, और हम ये कह सकते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन भी नहीं होता है। सेकंड जो हमारे पास था वहाँ पर हमने बात की थी कि अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। वहाँ हमने ये कहा था कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र तो सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है, NADPH2 का निर्माण भी होता है और O2 का निष्कासन भी होता है, O2 का निष्कासन भी होता है। तो इस प्रकार हमने आपको चक्रीय चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की क्रियाविधि बताई थी, विद डायग्राम बताई थी। आज हम बात करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो F. ब्लैकमैन ने की थी। किसने की थी? F. ब्लैकमैन ने की है। F. ब्लैक महोदय ने क्या कहा, या वैज्ञानिक ने क्या कहा, ये कहा कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है न केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, अपितु प्रकाश की अनुपस्थिति में भी चलती रहती है, जारी रहती है। तो इस प्रकार उन्होंने दो टाइप्स देखे, उन्होंने चक्रीय और प्रकाशिक और अप्रकाशिक। प्रकाशिक के बारे में हिल ने बताया था प्रकाशिक के बारे में, और अप्रकाशिक के बारे में ब्लैकमैन ने किया था इसका खोज। और उसके बाद में इसे डार्क रिएक्शन कहा गया। किसे क्या कहा गया? डार्क रिएक्शन। होता क्या होता है? होता है इसमें ये होता है कि भाई प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है उसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सूर्य प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और उसे मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पादन में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पादन में बदल जाता है। मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद होते हैं वो क्या करते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान, अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, CO2 के अपचयन में भाग लेते हैं, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्वांगीकारी इस जो प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो ये एनर्जी अवशोषित की है इसे स्वांगीकारी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ATP है, NADPH2 है, इनको क्या कहा गया है? स्वांगीकारी शक्ति, एसिमिलेटरी पावर भी कहा गया है। इसी एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी शक्ति की सहायता से क्या है? CO2 का स्थिरीकरण या CO2 का अपचयन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। किस में किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं CO2 का अपचयन होता है, या हम ये कह सकते हैं कार्बन का स्थिरीकरण होता है। कार्बन का कार्बन के यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो तीन विधियों से होती है। एक तो हमारे पास है केल्विन बेंसन चक्र, दूसरा हमारे पास है हैचेन-सेलेक चक्र, और तीसरा हमारे पास है क्रेसुलियन अमल उपापचय चक्र। ये हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। यहाँ पर हमने बताया भी है, जैसे कि डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को किसने खोजा है? ब्लैकमैन ने खोजा है। स्वांगीकारी जो ऊर्जा होती है प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो निर्मित होती है ATP और NADPH2, इस स्वांगीकारी शक्ति की सहायता से क्या किया जाता है? CO2 जो होता है उसका अपचयन होता है। किसके अंदर होता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। अब क्या होता है? पादपों में जो कार्बन का जो स्थिरीकरण किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है, वो तीन विधियों से होता है। केल्विन बेंसन चक्र, हैचेन-सेलेक चक्र और क्रेसुलियन अमल उपापचय चक्र। केल्विन बेंसन चक्र को हम C3 चक्र कहते हैं, और इसको C4 चक्र कहते हैं, इसको CAM क्रेसुलियन अमल उपापचय चक्र कहते हैं। C3 चक्र इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर
इस चक्र के दौरान प्रथम स्थायी जो यौगिक का निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है, 3 कार्बन युक्त ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम C3 चक्र कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रथम स्थायी जो यौगिक का निर्माण होता है इस चक्र के दौरान, प्रथम स्थायी यौगिक का जो फॉर्मेशन होता है वो 4 कार्बन युक्त होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, C4 चक्र कहते हैं। और क्रेसुलिन अम्ल उपापचय चक्र के अंदर क्या होता है, कार्बन को किस में बदला जाता है, क्रेसुलिन अम्ल क्या एसिड के अंदर बदला जाता है, यानी कि उसके बाद फिर उसका कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास से विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं जिनकी सहायता से पादपों में क्या किया जाता है, कार्बन का स्थिरीकरण किया जाता है। 1 बाय 1 इन विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे केल्विन बेंसन चक्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ केल्विन बेंसन चक्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन बेंसन चक्र के बारे में। केल्विन बेंसन चक्र ये कार्बन का स्थिरीकरण करने का प्रथम चक्र है, एक कह सकते हैं हम। यहाँ पर हमने अभी जैसे बताया था कि कार्बन का स्थिरीकरण करने में 3 विधियाँ काम में लेती हैं, 3 चक्र भाग लेते हैं। एक तो केल्विन बेंसन चक्र, दूसरा कौन सा भाग लेता है, C4 चक्र या हैच-एन-सेलेक्ट चक्र, और तीसरा जो होता है वो है क्रेसुलिन अम्ल उपापचय चक्र। हम बात कर रहे हैं केल्विन बेंसन चक्र। खोजकर्ता कौन है इसका, केल्विन बेंसन है। कौन है इसका खोजकर्ता, केल्विन और बेंसन और उसके साथियों। एक इम्पोर्टेंट जो बात है हमारे पास यहाँ, इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है। इस चक्र की खोज के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक का उपयोग किया गया है। और किस में इस विधि को खोजा गया है, या हम कह सकते हैं किस में इस विधि का या चक्र का अध्ययन किया गया है, तो क्लोरेला और सिंडेस्मस एक कोशिकीय शैवाल हैं। क्लोरेला और सिंडेस्मस एक कोशिकीय शैवाल है, इनके अंदर इस केल्विन बेंसन चक्रों को क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, डिस्कवर्ड किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट ये बात है कि भाई रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक का उपयोग किया जाए है, तो कौन से तत्व को रेडियो एक्टिव यूज किया गया है, कार्बन को। कार्बन 14 तत्व जो है इसको रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में यूज किया गया है, कार्बन 14। यानी कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो 12 जो है वो सामान्य तत्व होता है और कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से तत्व का उपयोग किया है, कार्बन 14 का। केल्विन बेंसन चक्र की खोज के लिए, उसे पाथवेज को डिस्कवर करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया गया है, कार्बन 14 का। ठीक। नेक्स्ट, इस चक्र के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो किसका, उसका नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका एक्चुअल नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। तो इसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, C3 चक्र कहा गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है, C3 चक्र के नाम से। और एक और बात है, केल्विन बेंसन को इस चक्र की खोज के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब हम इसको डायग्रामेटिक केल्विन बेंसन चक्र को या C3 चक्र को डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिएगा, C3 चक्र के बारे में हम बात करें तो C3 चक्र को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ पर ये वायुमंडलीय CO2 है। क्या है ये, वायुमंडलीय CO2। ये अवशोषित जल है, मृदा से अवशोषित जल। वायुमंडलीय CO2 और मृदा से अवशोषित जल ये क्या करते हैं, राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट्स राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट से क्रिया करते हैं और इसको किस में बदल देते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। किस में बदल देते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। किसकी उपस्थिति में, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो होता है वो CO2 और H2O के द्वारा किस में बदल जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। क्या किस में बदल जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। और यहाँ पर कितने अणुओं का निर्माण करता है, 12 अणुओं का निर्माण करता है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल को हम PGA भी बोलते हैं, PGA। क्या बोलते हैं इसको, PGA। अब आगे चलकर ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है इसका क्या होता है, फॉस्फोरिलीकरण। क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण के दौरान क्या होता है, ये जो PGA है, 12 अणु PGA के, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 जो अणु हैं, ये 1,3-PGA का निर्माण करते हैं। 1,3-डाई-PGA का निर्माण करते हैं। 1,3-डाई-PGA का निर्माण, 1,3 मतलब 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। 1,3-डाई
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। कितने अणुओं का निर्माण करते हैं? 12 अणुओं का। 12 भाग ले रहे हैं तो 12 ही निर्मित होंगे। यहाँ पर कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 3 है। आगे की बात देखते हैं। यहाँ पर ये फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया हो रही है। इसके अंदर क्या है? एटीपी का क्या हो रहा है? यहाँ पर उपयोग हो रहा है। कितने एटीपी का उपयोग हो रहा है? 12 एटीपी का उपयोग हो रहा है। और कितने एटीपी बन रहे हैं? 12 प्लस Pl, 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहे हैं। ठीक, अब ये जो 1,3-डाई-PG है, जो 12 अणु है यहाँ पर, इससे किसका निर्माण होता है? PgAl का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? PgAl का निर्माण हो रहा है। PgAl किसका निर्माण हो रहा है? PgAl। PgAl मतलब यहाँ पर यह है 3PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने अणु बन रहे हैं? 12 अणु। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने अणु बन रहे हैं? 12 अणु बन रहे हैं। इन 12 अणुओं में से 2 जो अणु होते हैं PgAl के, वो आगे चलकर ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी इस चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। 12 जो PgAl बने हैं, 12 अणु PgAl के बने हैं, इनमें से 2 अणु जो होते हैं चक्कर से बाहर निकलकर क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज से किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज। और सुक्रोज से किसका निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो गई। आगे देखते हैं। अब इसमें से 12 में से 2 गए तो कितने रह गए? 10 अणु। किसके? PgAl, 3PgAl, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है आगे चलकर 5 जाइलुलोज फॉस्फेट में बदलता है और 5 राइबोलोज फॉस्फेट में, 5 जाइलुलोज फॉस्फेट और 5 राइबोलोज फॉस्फेट में बदलता है। ठीक, किस में बदलेगा? यहाँ पर 10 जो अणु है PgAl के, वो किस में बदल रहे हैं? 5 जाइलुलोज फॉस्फेट और 5 राइबोलोज फॉस्फेट। ठीक, कितने कितने अणु बनेगा? इसका तो बनेगा 4 अणु, और इसके कितने बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। राइबोलोज फॉस्फेट के तो कितने अणु बन रहे हैं? 2, और जाइलुलोज फॉस्फेट के कितने अणु बन रहे हैं? 4। अब ये देखेगा राइबोलोज फॉस्फेट जो है 5 राइबोलोज फॉस्फेट, ये यहाँ पर इसका फॉस्फोरिलीकरण होगा। कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पर फॉस्फोरिलीकरण होगी। और उस प्रक्रिया के दौरान क्या है? राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट का निर्माण होगा। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट कितने अणुओं का निर्माण होगा? 6 अणुओं का निर्माण होगा। 6 अणुओं का निर्माण होगा। किससे? राइबोलोज 5 राइबोलोज फॉस्फेट से। किसका निर्माण हो रहा है? और इससे, दोनों से किसका निर्माण हो रहा है? 4 अणु तो इसके और 2 अणु इसके मिलकर क्या बना रहे हैं? 6 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण करते हैं? RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट जो होता है ATP की सहायता से, किसकी सहायता से? ATP की सहायता से कार्बोक्सिलीकरण होता है। इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण होता है। और कार्बोक्सिलीकरण फलस्वरूप ये RUMP जो है ये RUBP में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? RUBP। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इधर जो ये PgAl के 10 अणु जा रहे हैं, ये RUBP का पुनः उत्पादन करेंगे। RUBP का क्या कर रहे हैं? ये पुनः। RUBP का मतलब क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर इस चक्कर को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। दोबारा से अगेन से रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? CO2 जो है H2O है, ये प्लस कौन सा हमारे पास? RUBP। कौन सा RUBP? 15 RUBP। ये सब मिलकर क्या करते हैं? 3PGA का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? 3PGA का निर्माण कर रहे हैं। 3PGA जो है हमारे पास किस में बन रहा है? 1,3-PGA में, 1,3-डाई-PGA, डाई-PGA में बदल रहा है। 1,3-डाई-PGA जो है आगे चलकर किस में बदल रहा है? 3PGL, PGAL। किस में बदल रहा है? 3PGL। 3PGL के कितने अणु बन रहे हैं? 12। इनमें से 2 अणु तो क्या है? चक्कर से बाहर निकल जाते हैं, और शेष जो 10 अणु होते हैं वो जाइलुलोज फॉस्फेट बनाते हैं, मोनोफॉस्फेट बनाते हैं, और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बनाते हैं। जाइलुलोज फॉस्फेट और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, ये दोनों मिलकर आगे चलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर ये बनाते हैं RUMP, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। RUMP जो है आगे चलकर क्या बनाएगा? RUBP।
राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और ये पुनः फिर क्या है, CO2 और H2 से क्रिया करके क्या बना लेगा, 3PGA का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चक्र है हमारे पास, इसके अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद जो है हमारे पास, प्रथम स्थायी उत्पाद वो क्या है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, C3 चक्र कहा गया। किस क्या कहा गया है इसको, C3 चक्र। इस प्रकार ये जो C3 चक्र है, इसके माध्यम से कार्बन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, यानी कि कार्बन को कार्बन के यौगिक बोले तो कार्बोहाइड्रेट रूपी पदार्थ में बदला जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, C3 चक्र। दोबारा से एक बार और बता दूं मैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, CO2, H2 और RuBP की सहायता से किसका निर्माण होता है, 3PGA का निर्माण। 3PGA जो है 1,3 डाई PGA का निर्माण करेगा। 1,3 डाई PGA जो 3PGAL का निर्माण करेगा। 3PGAL के कितने अणु बनेंगे, 12 अणु। कितने अणु बनेंगे, 12 अणु बनेंगे। और इन 12 अणुओं में से 2 अणु तो क्या होता है, चक्र से बाहर निकलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज आगे चलकर स्टार्च बनाती है। शेष 10 जो अणु होते हैं उनमें से 4 अणु तो किसके, 10 अणुओं से 4 अणु तो किसके बनते हैं, 5 जाइलोज फॉस्फेट के, और 2 अणु किसके बनते हैं, 5 राइबोलोज फॉस्फेट के बनते हैं। ये जो दोनों अणु हैं हमारे पास, 5 जाइलोज फॉस्फेट और 5 राइबोलोज फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट RUMP का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 6 अणुओं के 6 अणु निर्मित होते हैं। किसके, RUMP के। RUMP आगे चलकर क्या बनाएगा, RUMP आगे चलकर राइबोलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण करेगा, RUBP का निर्माण करेगा। और RUBP जो है पुनः CO2 H2O से क्रिया करके क्या बनाएगा, PGA 3PGA का निर्माण करेगा। इस प्रकार हमने यहाँ कार्बन चक्र और केल्विन चक्र या केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र, या हम कह सकते हैं PGA चक्र। C3 का मतलब क्या है हमारे पास है, PGA चक्र, कार्बन 3 वाला चक्र भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे C4 चक्र और क्रेसेलियन अम्ल उपापचय चक्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके, बाय। हैच एंड स्लैग चक्र। हैच एंड स्लैग चक्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हैच एंड स्लैग चक्र के बारे हमने यहाँ पर ये बात की थी कि कार्बन और के जो स्थिरीकरण है उसके लिए निम्न विधियाँ काम आती हैं, जैसे C3 चक्र है, C4 चक्र है, CAM चक्र है। तो हमने C3 चक्र के बारे में डिस्कस कर लिया था। C3 के बाद हम बात करते हैं C4 चक्र के बारे में, हैच एंड स्लैग चक्र और यहाँ C4 चक्र। देखो, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन स्थिरीकरण की जो विधि होती है वो C3 चक्र के अलावा C4 चक्र विधि भी पाई जाती है। यानी कि वहाँ पर कार्बन का जो फिक्सेशन होता है, उस फिक्सेशन के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद का जो निर्माण होता है वो ऑक्जेलिक एसिड का भी निर्माण होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, हैच एंड स्लैग चक्र वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी पत्तियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पर्णमध्यतक कोशिकाएं, दूसरी पुलाच्छिद्र कोशिकाएं। पर्णमध्यतक कोशिकाएं और पुलाच्छिद्र कोशिकाएं होती हैं, ये क्या है, C3 चक्र और C4 चक्र दोनों में भाग लेती हैं। यानी कि इनमें दोनों चक्र संपन्न होते हैं। कुछ पादप जैसे मक्का है, गन्ना है, इस प्रकार के पादप जो होते हैं इनमें विशिष्ट प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। उन पत्तियों में विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। और उस क्रेंज शारीरिक जो पादप होते हैं, उन पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषी 2 कोशिकाएँ होती हैं, एक तो पर्णमध्यतक कोशिकाएँ मेसोफिल सेल और एक बंडलशीत कोशिकाएँ पुलाच्छिद्र कोशिकाएँ। ठीक है, तो हैच एंड स्लैग ने क्या देखा कि जो पर्णमध्यतक कोशिकाएं होती है वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय CO2 जो होती है वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, फोस्फोइनोल पाइरुवेट से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण
यहाँ पर देखिए एक पर्णमध्यतक कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, वायुमंडलीय CO2 की सहायता से फोस्फेनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा जो फोस्फेनोल पायरुवेट है उसको किस में बदला जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन युक्त है। कौन से कितने कार्बन युक्त है, 4 कार्बन युक्त है। OAA भी बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो 4 कार्बन युक्त यौगिक है ये प्रथम स्थायी यौगिक है यहाँ पर इस चक्र के दौरान, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, C4 चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर पर्णमध्यतक कोशिकाओं के अंदर वायुमंडलीय CO2 PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में फोस्फेनोल पायरुवेट से क्या बनाती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है किस में बदल जाता है, मेलेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मेलेट में बदल जाता है। मेलेट में बदलने के पश्चात ये मेलेट फिर यहाँ पर्णमध्यतक कोशिकाओं से कहाँ पहुँचता है, पूलाच्छिद्र कोशिकाओं में प्रवेश करता है। किस में पहुँचता है, पूलाच्छिद्र कोशिकाओं में पहुँचता है। पूलाच्छिद्र कोशिकाओं के अंदर इसका क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है इसका, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम भाग लेगा, डिहाइड्रोजनेज। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, यहाँ जो NADPH2 है वो काम आता है और NADPH2 किस में बदल जाता है, NADP+ में बदल जाता है। तो मेलेट जो होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किस में बदल जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। और ये पायरुवेट पूलाच्छिद्र कोशिकाओं से कहाँ प्रवेश करता है, पर्णमध्यतक कोशिकाओं। कहाँ प्रवेश करता है, पर्णमध्यतक कोशिकाओं। और पर्णमध्यतक कोशिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात ये किस में बदल जाता है, ATP की सहायता से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाता है। फॉस्फोइनोल पायरुकमल में बदल जाता है ये। और फॉस्फोइनोल पायरुकमल पुनः PEP की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है और चक्र को दोहराने का कार्य करता है। यहाँ एक और बात देखने को मिलती है, जब मेलेट को किस में बदला जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। मेलेट को किस में बदला जाता है, पायरुवेट में बदला जाता है। तो इस दौरान CO2 का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, CO2 का निष्कासन होता है। और ये जो CO2 होती है ये पूलाच्छिद्र कोशिकाओं में संपन्न होने वाले C3 चक्र जो होता है, पूलाच्छिद्र कोशिकाओं में संपन्न होने वाला कौन सा चक्र, C3 चक्र होता है, उसमें प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर RUBP से क्रिया करके, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट से क्रिया करके C3 चक्र को जारी करती है। और C3 चक्र की सहायता से किसका निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये देखने को मिलता है कि ये जो HN सेलेक्ट चक्र है ये कुछ विशिष्ट पादपों के अंदर ही संपन्न होता है, जिनकी पत्तियों में 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, पर्णमध्यतक कोशिकाएं और पूलाच्छिद्र कोशिकाएं, यानी कि मीजोफिल सेल्स और बंडल सेल। कौन सी कोशिकाएं, पूलाच्छिद्र कोशिकाएं और बंडल शीत कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ एक और ख़ास बात है, जिन पादपों में HN सेलेक्ट चक्र पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, C3 चक्र पाया जाता है और C चक्र दोनों ही पाए जाते हैं। इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, प्रोडक्टिविटी C3 चक्र प्लांट से क्या होती है, अधिक होती है। इनकी जो उत्पादकता की क्षमता जो होती है वो C3 से क्या से होती है, ज़्यादा होती है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखने के काम करते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में से कह सकते हैं, डेजर्ट इलाकों में, यानी कि हम कह सकते हैं उष्ण क्षेत्रों में भी अपने आप को ये बनाए रखते हैं। ठीक है, और इनमें खास बात ये होती है कि इनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन मतलब होता है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी क्रिया होती है जिसके दौरान क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन ऊर्जा विमुक्ति नहीं होती, ऊर्जा का निष्कासन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, ये अत्यधिक तापमान पर भी क्या करते हैं, जीवित बने रहते हैं। अत्यधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, ये जीवित बने रहते हैं। ये इनकी खास बात है। और इस चक्र का प्रमुख जो एंजाइम है वो कौन सा है, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जबकि वहाँ पर C3 चक्र के अंदर कौन सा एंजाइम था, रिबुस्को एंजाइम था, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रिबुस्को RUBISCO, रिबुस्को एंजाइम था। और यहाँ पर क्या है, पेप्को, PEPCO। कौन सा एंजाइम है, PEPCO एंजाइम। तो C3 चक्र और C4 चक्र के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या है,
अनुकूलतम तापमान के बारे में डिस्कस करें यहाँ तो C3 जो चक्र होता है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस लिखवा दूंगा आपको ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। C3 चक्र और C4 चक्र के अंदर डिफरेंस यहाँ देखिएगा, C3 और C4 चक्र में अंतर। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है हमारे पास, अनुकूलतम तापमान C3 चक्र के लिए होता है 10 से 25 डिग्री, 25 डिग्री टेम्परेचर, 10 से 25 डिग्री सी टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होता है 35 से लेकर 45 डिग्री सी टेम्परेचर, यानी कि ये लो टेम्परेचर पर ही सक्रिय रहते हैं जबकि ये हाई टेम्परेचर पर सक्रिय रहते हैं। इनके लिए अनुकूलतम तापमान कितना है 35 डिग्री सी से लेकर 45 डिग्री सी तक ये सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से। क्रेंज शारीरिकी, यहाँ पर क्रेंज शारीरिकी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। C3 चक्र जो प्लांट्स, जिन प्लांट्स के अंदर, जिन पादपों के अंदर C3 चक्र पाया जाता है वहाँ पर क्रेंज शारीरिकी नहीं पाई जाती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, उपस्थित होती है। प्लस एंटी उपस्थित है, माइनस एंटी मतलब अनुपस्थित है। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या निर्माण होता है, यहाँ प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है वो कौन सा होता है, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पर क्या होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। किसका निर्माण होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ CO2 का जो स्थिरीकरण किया जाता है वो केवल पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होता है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। यहाँ पर क्या है, पर्णमध्योतक प्लस पूल आच्छादित कोशिकाएं, दोनों कोशिकाएं भाग लेती हैं किसमें, CO2 के स्थिरीकरण में। यहाँ CO2 का जब प्रथम गिराई है, जो हमारे पास CO2 का जब प्रथम गिराई कह सकते हैं हम, यहाँ पर CO2 का प्रथम गिराई के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ वह RUBP, कौन सा है, RUBP। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सा है, PEP। RUBP मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस 1,5-फॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यहाँ प्रथम किसके अंदर, C3 के अंदर। यहाँ फोस्फोइनोल पाइरिकमल, फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है वो C4 चक्र के अंदर प्रथम क्या होता है, CO2 ग्राही होता है। कार्बोक्सिलीकरण के लिए एंजाइम वाली बात करें तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, तो रिबुस्को एंजाइम होता है, RUBISCO, रिबुस्को एंजाइम होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पेप्को, PEPCO, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है, किसके लिए, कार्बोक्सिलीकरण क्रिया के लिए। यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रकाश श्वसन के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश श्वसन यहाँ पर पाया जाता है उपस्थित, यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस उपस्थित, माइनस एंटी, यानी कि अनुपस्थित होता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ क्या होती है, कम, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम, और यहाँ क्या होती है, अधिक। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अधिक, और यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम, ठीक। तो ये इस प्रकार C3 और C4 चक्र में क्या हुआ, अंतर हुआ। अनुकूलतम तापमान क्या होता है यहाँ पर 10 से 25 डिग्री, यहाँ पर अनुकूलतम तापमान क्या होता है 35 डिग्री सी से 45 डिग्री सी। क्रेंज एनाटॉमी यहाँ पर नहीं पाई जाती, जबकि इनमें क्या है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। यहाँ प्रथम स्थायी यौगिक क्या है, PGA, और यहाँ पर प्रथम स्थायी यौगिक क्या होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। CO2 के स्थिरीकरण के लिए जो साइट होती है पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है, यहाँ पर दोनों कोशिकाएं भाग लेती हैं, पर्णमध्योतक कोशिका और पुलाच्छादित कोशिकाएं। यहाँ CO2 का प्रथम ग्राही जो है RUBP है, यहाँ पर कौन सा है, PEP है, ठीक। एंजाइम रिबुस्को काम आता है यहाँ पर C3 चक्र के अंदर, और यहाँ पर C4 चक्र के अंदर कौन सा एंजाइम आता है, पेप्को। प्रकाश श्वसन C3 चक्र में पाया जाता है, जबकि इनमें नहीं पाया जाता। C3 चक्र C4 प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। इसी कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो C3 की क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि प्रकाश श्वसन के दौरान जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ होता है उनका बिना ऊर्जा के ही क्या होता है, विघटन होता है, बिना ऊर्जा प्राप्त किए ही क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण होता रहता है, यानी कि एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती। तो बहुत सारा खाद्य पदार्थ जो होता है वो प्रकाश श्वसन में काम आ जाता है, जिस कारण प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी, C3 प्लांट्स की, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पायरेशन नहीं पाया जाता है, नष्टकारी क्रिया। इस कारण वहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी जो होती है C4 प्लांट्स की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो के साथ
C4 C3 चक्र और उसका डिफरेंस वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः प्रकट होंगे। ओके बाय।